देखो जीवाश्म में क्या होता है पर समझिए। कहते हैं ऐसे जीव जो पृथ्वी पर हो, पृथ्वी मतलब थल में, जल में, या पिछले कई वर्षों में, जितने भी वर्ष आपने देखा होगा क्योंकि आज से जन्म तो हुआ नहीं, वो जहां पर अपना जीवन व्यतीत कर चुके हैं। जब जहां व्यतीत करोगे तो वहीं तो मरोगे ना। कहते ना अगर इंसान थल में है जहां हम लोग हैं तो इसकी मृत्यु भी यही होने वाली, अर्थात इसके अवशेष या टुकड़े ये सब कहां पे, यहीं पर ही पड़े रहेंगे। और कहते हैं इंसान की अगर मृत्यु हो जाती, मृत्यु क्या हो जाती, हो जाती, जीव मर गया। एग्जाम्पल समझो, कुत्ते का एग्जाम्पल समझो, दोगेश भाई का एकदम प्रचलित है ना, कि मान लीजिए मृत्यु हो जाए, क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए। मृत्यु होने के बाद कुत्ता कहां चला जाएगा ये बता दो बस। मरे मां का घर में रख लोगे, मर गया 3 महीने के बाद कुत्ता कहां गया, 3 महीने के बाद, 3 साल बाद कुत्ता कहां, जब ऐसे घर में रखे हैं, हाँ, सड़ने की बात क्या बचा, हड्डी भी क्या हो गई, खत्म हो गई। इसका मतलब है कि वो काहे में बन गई, चट्टान बन जाते हैं, या क्या बन जाती है, गद्दा बन जाते हैं। जीवों का एक निश्चित समय के बाद क्या हो जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद वो किस रूप में बदल जाए, चट्टान या जीवाश्म में। कौन बदला, कुत्ता क्या है, जीव। तो यही जो मर करके बने क्या कहलाएंगे, तो हम नहीं, किसी जीव का जहां पर वो रह रहा है उसके बाद उसी स्थान पर उसकी मृत्यु हो जाए, मृत्यु के बाद वह मिट्टी या चट्टान के रूप में बदल जाए, उसे क्या कहते हैं, जीवाश्म। बस समझे, बोलिए, बताइए भाई, समझ में आया। जीवाश्मों का बनना, जो जीवाश्म बनते हैं किसी एक दिन की घटना नहीं है, ऐसा तो है नहीं आज हमारा आज ही ये मिट्टी बन जाए, चट्टान बन जाए, एक दिन की घटना नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ता है, जीवाश्मों के बनने के लिए जीवों के शरीर की बात करते हैं, स्थान की बात करते हैं, समय की बात करते हैं, वातावरण की बात करते हैं, और साथ में इसके ऊपर कई परतों का होना, परत का होना, और परत के बाद नीचे दबना, दबने के बाद लाखों वर्ष के बाद फिर से एक नई रूप में बन जाना, वही कहलाता है क्या, जीवाश्म। समझो इसके बारे में। कुत्ता था, कुत्ता मर गया, क्या करते हो, या तो इसको जला दोगे या फिर इसको क्या कर दोगे, गाड़ दोगे। बात समझो, गड़ेगा, गड़ने में जब गाड़ोगे ये क्या लगेगा, इसका समय। आज गर्मी है, कुछ दिन बाद क्या होगा, बरसात, बरसात के बाद फिर क्या आएगी, ठंडी। इसका मतलब है समय के बाद क्या लगा इसमें, वातावरण का परिवर्तन हुआ, वातावरण परिवर्तन नहीं हुआ, समय लगा नहीं लगा, वातावरण परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। साथ में जिस स्थान पे था क्या उस स्थान पे मिला नहीं मिला, स्थान का भी क्या हो गया, धीरे धीरे परिवर्तन हो गया। पहले ये ऊपर रखा था, अब धीरे धीरे क्या हो गया, नीचे, क्योंकि इसके ऊपर मिट्टी की रेते, मिट्टी की कई परतें आई नहीं, आ गई, और मिट्टी की परतें, और ये सब पूरी प्रक्रिया होने में किसी एक दिन का नहीं लगता है, ये लाखों वर्षों का समय लग जाता है। तो यही जो जीव लाखों वर्षों के बाद, इन सब परिवर्तनों के बाद क्या हो जाता है, मिट्टी में दफन हो जाता है, खत्म हो जाता है, वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, जीवाश्म कहलाती है। और समझे नहीं, फिर समझिए ये क्या कहते हैं। तो एक पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, आर्कियोप्टेरिक्स का विकास किस कल्प में हुआ। हाँ, आर्कियो, ये हाँ बहुत बार मतलब पूछा गया है, और नाम थोड़ा कठिन है, इसके बाद ध्यान रखिए। ये समझ में आ गया परिभाषा, सुनिएगा। आर्कियो, आर्कियो, आर्कियोप्टेरिक्स, ये कह रहे हैं, ये जो आर्कियोप्टेरिक्स है इसे, हाँ इसीलिए कह रहे हैं, हाँ इसीलिए कह रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन कई बार पूछा गया है। कह रहे आर्कियोप्टेरिक्स का विकास किस कल्प एवं युग में हुआ है, इसके सरीसृप वर्ग तथा पक्षी वर्ग का एक लक्षण लिखिए, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया गया।
है ना। पक्षी वर्ग समझ रहे हैं, पक्षी वर्ग मतलब इसी जीव का ये जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल समझो, जैसे आपने फर्स्ट ईयर पढ़ा होगा, कई सारे संघ पढ़ाए गए होंगे, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, मतलब ढांचा कैचा, वो सब सितारा मछली और केकड़ा फकड़ा दुनिया भर का पढ़े होंगे ना, पढ़े ना। हाँ हाँ ये पढ़े, चित्र बनाया होगा तुम लोगों ने ना, तुम लोग बता रहे हैं। तो इसका मतलब है कि सभी जीवों को एक एक संघ में रखा गया था, ठीक है। बात समझिएगा, बात समझिए। तो ये जो जीव है ना आर्क्योप्टेरिस, इस पक्षी के जीवाश्म लगभग 15 करोड़ वर्ष पुराने हैं। इस पक्षी के जो जीवाश्म है लगभग कितने वर्ष पुराने हैं? 15 करोड़ वर्ष पुराने हैं, जान लीजिएगा। 15 करोड़ वर्ष पूर्व इसके जीवाश्म मिले हैं, 15 करोड़ वर्ष पूर्व, समझे? 15 करोड़ वर्ष पूर्व इसके जीवाश्म मिले हैं। और वो भी कहां मिले हैं? जो जो इंपॉर्टेंट बता रहे हो लिखिएगा, ये 15 करोड़ लिख लीजिए और लिख लीजिए किस काल में मिले हैं। यही पूछा गया था पेपर में, किस काल में मिले? जुरैसिक काल। ये इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, जुरैसिक काल में, जान लीजिएगा। नहीं, ये पूछा गया था उसी क्वेश्चन में कि इस जीव का विकास किस कल्प और किस युग में हुआ? 15 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। किस युग में, किस काल में हुआ? जुरैसिक काल में हुआ। उन्हीं की चट्टानों में प्राप्त हुए, जुरैसिक काल की चट्टानों में इनका विकास हुआ है। ये पक्षियों के समान अत्यंत महत्वपूर्ण लक्षण थे। इनके लक्षण कौन कौन से थे इन जीवों के? इनमें था पंख, था पंख। हाँ, इनमें क्या थे? इनमें पक्षियों में क्या थे? पंख थे और पर थे, पंख। हाँ हाँ, पर मतलब चोंच, पूंछ, पंजा मान लो इसको, पंजा, पूंछ, चोंच, ये सब चीजें पाई गई। हाँ, दांत, ये सब इसमें पाए गए। इनको अलग लिख लीजिएगा आपको समझने के लिए। पंख, पर, पंजा, पूंछ, चोंच, दांत, इन सबके जीवों में मिले, ठीक है। ये जंतु सरीसृपों के किन्हीं जंतुओं में विकसित हुआ क्योंकि इस जंतु के संघ में सभी लक्षण उपस्थित थे। सरीसृपों के अन्य लक्षण जैसे लंबी पूंछ, चोंच, दांत, अग्रपादों में पंखों में बदल जाने पर पंजों की उपस्थिति अति महत्वपूर्ण है। इससे सिद्ध होता है कि सरीसृपों के पक्षी के विकास में संयोजक या संयोजक कड़ी के रूप में, समझे इस बात को। पंख थे, पर थे, पंजा थे, पूंछ थे, चोंच थे, दांत, ये सब लक्षण पाए गए इनमें। लेकिन इनमें से सभी जीवों में मुख्यतः जो लक्षण पाया गया, सभी में, सब में, सारे जीवों में जो एक कॉमन चीज मिल गई थी, वो क्या मिल गया था? ये पंजा मिल गया था। मतलब समझो, सारे तुम एग्जाम्पल बैठे हो, सब में कोई ना कोई लक्षण था। मतलब इनके सारे थे, इनके अंदर सारे थे, लेकिन किसी के अंदर थोड़े कम थे, किसी के अंदर थोड़े थे, लेकिन सब में जब तुलना की गई तो सारे सरीसृप, सरीसृप मतलब समझ रहे हैं ना, रेंगने वाले जो होते हैं उनको सरीसृप कहते हैं। जैसे सांप होगा और वो हो गया, क्या कहते हैं, केचुआ, बिच्छू और छिपकली, वो ये सारे सरकार, इनके अंदर क्या था? पंजा। पंजा कॉमन चीज था। यही पूछा गया था कि आर्क्योप्टेरिस जीवों का विकास किस काल पे हुआ? जुरैसिक काल, चट्टान में हुआ, 15 करोड़ पहले हुआ। कॉमन चीज क्या निकली? पंजा। बस इतना चीज लिखना है, बस समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं हम लोग, इसको बात कर दें। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, समजात, देखिए मिला। हाँ, इंपॉर्टेंट है, जान लीजिएगा, देखते रहिएगा अपनी क्वेश्चन बैंक में। बाकी हम आपको बता चल रहे हैं कि यह इंपॉर्टेंट है। मिला समजातता, ये समजात, और ये समरूप, ये समरूपता। पूछा जाता है समजात क्या होते हैं, समरूप क्या होते हैं, समझिएगा। जब अंगों की मूल रचना तथा उद्भव समान होते हैं परंतु उनके कार्यों में समानता होना आवश्यक नहीं होता है, समजातता कहलाते हैं। सुनिएगा, एक चीज कॉमन चीज जाएगी। हाँ, क्या बात कर रहे थे हम लोग? जब अंगों की मूल रचना, मूल रचना, मूल रचना, मूल रचना समान, कार्य असमान, ठीक है। जो समझिएगा,
रुकिए भैया, बता रहे हैं, पहले लिख लेते हैं, समझ लीजिए उसका लिखिए। मूल रचना असमान, कार्य समान। बस इतने से परिभाषा खत्म। सुनेगा, एक बात समझ लीजिए, हाँ बस इतने शब्दों से पकड़ लीजिएगा, समझ। ऐसे जीव जिनकी मूल संरचना, मूल संरचना समझ रहे हैं, मतलब देखने में जब जन्म हुआ था सबके सब एक जैसे दिख रहे थे, जन्म हुआ एक जैसे दिख रहे थे, जन्म हुआ सारे जीवों का, तो देखने में सभी की संरचना कैसी थी, एक समान थी। लेकिन जन्म के बाद जब इन्होंने देखा ये बड़े हो गए, विकास हो गया, इनका विकास हो गया, इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, कार्य। देखने में सब एक जैसे, लेकिन कार्य सबके क्या हो गए, असमान, मतलब अलग अलग। कार्य में क्या हो गई, भिन्नता हो गई। कार्य में क्या हो गई, भिन्नता, लेकिन देखे एक समान थे। समूल संरचना एक जैसी थी, देखे समान थे, लेकिन कार्य में क्या थे, असमान थे। ये क्या कहलाएंगे इसके, इसका उल्टा कर दो। मूल संरचना जो थी, मूल रचना थी, ये देखे तो क्या कैसे थे, अलग अलग थे। देखे कैसे थे, अलग अलग थे, लेकिन इनके कार्य कैसे हो गए, समान हो गए। ये क्या कहलाएगा, यही पूछा जाता है एग्जाम में, समजातता या समरूपता क्या होता है। टिप्पणी लिखिए, उदाहरण सहित दीजिए। उदाहरण में क्या लिखना है ये समझ लो भाई, क्योंकि उदाहरण बिना काम चलेगा नहीं, क्योंकि उदाहरण सहित पूछा जाता है। अंतर पूछेगा या तो परिभाषा पूछेगा, कुछ भी पूछेगा, ठीक है। कम से कम दो दो उदाहरण याद रखने हैं। जैसे बताइए, मनुष्य के हाथ होते हैं, मनुष्य के हाथ, मनुष्य के हाथ हो गए, मनुष्य के हाथ लिख लीजिएगा एग्जाम्पल में। और जैसे मनुष्य के होते हैं, वैसे जानवरों के भी हाथ होते हैं, पता कि नहीं, भले ही हाथ नहीं होते हैं। जब जन्म हुआ तो हाथ ही थे, हाँ। पक्षियों के पंख, हाँ वही मतलब, पक्षियों के पंख कह सकते हैं, या घोड़े के जैसे होते हैं, जीवले होते हैं घोड़े के अग्रपाद, मतलब आगे के जो पंजे हैं, वो पंजे हम लोगों के ये हाथ काहे काम आते हैं, पकड़ने के। लेकिन घोड़े के वो अगर एग्जाम्पल ले ले तो क्या होते हैं, दौड़ने के। तो वही होते हैं घोड़े के अग्रपाद, आगे के पैर, जिसको पंजे कहते हैं। और या पक्षियों के पंख, जो भी एग्जाम्पल लिखना हो लिख ले, कम से कम दो याद करने, ठीक है, पक्षियों के पंख। अब इसके बाद आते हैं समरूपता की एग्जाम्पल लिख लेते हैं। जिससे समरूपता में क्या लिख लेते हैं हम लोग, जैसे कीटों के जो पंखों में कंकाल नहीं पाया जाता है, जबकि चमगादड़ व पक्षी कशेरुकी होते हैं, इनमें अस्थियों का कंकाल पाया जाता है। इस प्रकार भौतिक रचना में दोनों अलग अलग होते हैं। इसको एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिएगा। जैसे कीट पतंगों के पंख, पक्षियों के पंख, चमगादड़ के पंख, है ना। चमगादड़ के पंख समझ लो, इसका एग्जाम्पल इधर लिखे थे। चमगादड़ के पंख देख लीजिएगा, चमगादड़, 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 हाँ चमगादड़ के पंख, चमगादड़ के पंख हो गया। और पक्षियों के पंख, पक्षियों के पंख, चमगादड़ के पंख हो गए, पंछियों के पंख। देखने में तो एक समान होते हैं, देखने में क्या होते हैं, एक भाई पंख देखने में तो एक समान होते हैं, लेकिन उड़ने का कार्य करते हैं। देखने में क्या होते हैं, समान होते हैं, उड़ने कार्य करते हैं। देखने में समान होते हैं, देखने में समान, लेकिन काम भी उड़ने का करते हैं, लेकिन सब में अंतर है। अंतर जानते किस चीज का है, किसी किसी पंख में हड्डी पाई जाती है, पंखों में हड्डी पाई जाती है, और किसी किसी, हाँ किसी किसी के पंखों में हड्डी पाई जाती है, अर्थात आकशेरुकी हड्डी किसी में पाई जाती, किसी में नहीं पाई जाती। यही अंतर है। मतलब क्या हो गया, मूल रचना, रचना मतलब वही, कशेरुकी हड्डी किसी में पाई गई है तो और किसी में नहीं पाई गई। इसका मतलब मूल रचना क्या हो गई, असमान, और कार्य क्या हो गए, समान। भाई पक्षियों के पंख भी उड़ने कार्य करेंगे और चमगादड़ के पंख भी उड़ने कार्य करेंगे, बस अंतर इतना होता है। बात समझ आ गई। ये क्वेश्चन तो क्लियर हुए नहीं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। वही मतलब है, क्वेश्चन यही लिखा ना कि पढ़ियो तो पता लगे कि पेपर में क्वेश्चन के जय विकास, जीवन के उत्पत्ति, जीवाश्म, सब एक ही तो है। कंफ्यूज हो गई परीक्षा में, पता लग रहा है। अरे तुमका छोड़ के बता रहे हैं, तुमका अलग रखे ना अपने, हम अलग ग्रेड दिए तुमका बाकी लोगों के लिए।
देखिए, जीवन की उत्पत्ति के बारे में हम लोग पहले समझ लेते हैं। देखो, मेन में समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप ढूंढिए, परेशान मत होइए, आपको मिल जाएगा। सुनिए सुनिए, तो जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में से पहले अगर हम वर्तमान की बात करें, आज के समय के आधुनिक मत जिन वैज्ञानिक का माना जाता है उसे ओपैरिन कहते हैं। आपने हाई स्कूल में पढ़ा था, चैप्टर क्लोज कर दिया गया था, ये टॉपिक में था लेकिन अब हटा दिया गया था हाई स्कूल से। तो इस सिद्धांत को देने वाले वैज्ञानिक का नाम है ओपैरिन। याद रखो, क्या नाम है? ओपैरिन। इन्होंने यही सिद्धांत दिया। हाँ, पूरा नाम था इनका एआई। याद रखो, एआई के जमाना चल रहा है तो ऐसे याद रखो, पूरा नाम है एआई ओपैरिन। ऐसे याद रखो, एआई ओपैरिन। इन्होंने ये नियम दिया, ये सिद्धांत दिया। कब दिया? 1924 में दिया। मेन मेन चीजें लिखते चलिए, बस कहानी समाप्त हो जाएगी। कब दिया था नियम? 1924 में। लिखो, 1924 में नियम दिया। एआई ओपैरिन ने एक नियम दिया, 1924 में दिया। ठीक है, इस सिद्धांत में बताया गया क्या? इस सिद्धांत में बताया गया कि ये जो पदार्थवाद के रूप में प्रचलित अपने मत को ओपैरिन ने 1936 में जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक में प्रकाशित किया। और समझो, ये जन्म है इनका ओपैरिन का। कब हुआ? 1924 में। मतलब इन्होंने विचार लिखना शुरू कर दिया 1924 में। 1924 तक शुरू कर दिया, प्रारंभ किया। जैसे मान लो, शुरू आपने कब किया? जनवरी में या फरवरी या मार्च अप्रैल, जब आपने पढ़ना शुरू किया और रिजल्ट आपका कहां आया? मान लीजिए मई में आया। इसका मतलब शुरू कहां किया इन्होंने? 1924 में नियम लिखना शुरू कर दिया। और सिद्धांत कब दिया? 1936 में। इनकी पुस्तक पूछी गई है एग्जाम में 1 नंबर का कि ओपैरिन की पुस्तक का नाम क्या है? तो जीवन की उत्पत्ति की इनकी पुस्तक का नाम ही क्या था? इनकी पुस्तक का नाम ही क्या था? जीवन की उत्पत्ति, या तो हिंदी में लिखा होगा जीवन की उत्पत्ति। ये पुस्तक है इनकी। कब इन्होंने लॉन्च किया इस पुस्तक को? 1936 में। और किस बारे में बताया इन्होंने? ये पुस्तक किस बारे में थी? पदार्थवाद के बारे में। अभी क्या है, समझ में आएगा बेहतर। अभी समझिए, जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया? एआई ओपैरिन। कब लिखना शुरू किया? कितने सालों लिखा? 1936। कितने साल हो गए? 12 साल। 12 साल के बाद इन्होंने अपनी पुस्तक लॉन्च कर दी। कौन सी? इंग्लिश क्या कहते हैं? द ओरिजिन ऑफ लाइफ। क्या कहते हैं इसको? द ओरिजिन ऑफ लाइफ। हिंदी क्या कहेंगे इसको? जीवन की उत्पत्ति। इसमें क्या बताया इन्होंने? पदार्थवाद के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? पदार्थवाद के बारे में इन्होंने बताया। यहां तक बात समझ में आ गई होगी? बोलिए। जैसे इन्होंने बताया, किसने? ओपैरिन ने। वैसे ही एक अंग्रेज वैज्ञानिक थे, सेम उन्होंने भी यही बात बताई थी। किसने? एक अंग्रेज वैज्ञानिक। नाम क्या था? हॉल्डेन। हॉल्डेन, याद रखो। ऑस्ट्रेलिया का खिलाड़ी है मैक्स हॉल्डेन। लीग खेलता है वो। ऐसे तो लोग बस याद रखें, खिलाड़ी है। लड़कियां याद रखेंगी क्या? हाँ, साइंटिस्ट। हॉलीडे याद रखियो, हॉल्डेन से। हाँ, अंग्रेज वैज्ञानिक। इन्होंने बताया, इन्होंने क्या बताया कि इन्होंने कहा कि आधुनिक जो पृथ्वी है इसका निर्माण किस प्रकार हुआ है, जीवन की उत्पत्ति की प्रक्रिया, जीव रसायन विकास किस प्रकार हुआ है, पृथ्वी पर मानव का विकास, पृथ्वी का निर्माण, जीवन की उत्पत्ति, इन सबको बताया। किसने बताया? हॉल्डन ने बताया। इन्होंने कहा पृथ्वी किस प्रकार जन्म ली है, पृथ्वी पर जन्म के साथ साथ जीवों का विकास किस प्रकार हुआ है, कौन से जीव पहले जन्म लिया, कौन सा बाद में जन्म लिया। इसी पूरी कथा को किसने बताने का प्रयास किया? हॉल्डेन। और को बताया? पेरिन। कितने चरण बताए हैं? ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कितने चरण बताए गए? 8 चरणों में बताया गया कि पृथ्वी का विकास हुआ है। कितने चरणों में? 8। समझ आ गई? 8 चरणों में पृथ्वी का विकास हुआ है। सबसे पहले सुन लीजिएगा एक दोबारा से। जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक एआई पेरिन थे। इन्होंने अपना सिद्धांत 1924 में दिया
और 1924 तक लिखना शुरू किया। लिखते लिखते 1936 तक लिखे, अपने विचारों को प्रकट किया। 1936 में अपनी पुस्तक का नाम था जीवन की उत्पत्ति। जीवन की उत्पत्ति में जाकर के अपने सारे विचारों को उन्होंने पुष्टि कर दी और लोगों तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया। उसके बाद सेम यही चीज एक वैज्ञानिक, अंग्रेज वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हॉल्डेन, इन्होंने भी सेम यही बात बताई और इन्होंने, इन दोनों लोगों ने मिलकर के एक बताया कि पृथ्वी का पहले बताया पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, फिर पृथ्वी की उत्पत्ति बताया कि पृथ्वी पर रहने वाले जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई। इन सभी चीजों की चर्चा करने के बाद इन्होंने कहा इसको हम लोग 8 चरणों में बांट देते हैं और 8 चरण कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम लोग एक बार समझते हैं एक एक करके। तो पहला चरण बताया गया पृथ्वी पर जो थे, पहला हम जानते हैं, हम लोग केमिस्ट्री भी पढ़े हैं, केमिस्ट्री में बताया जाता है सबसे छोटी चीज क्या होती है, सबसे क्या होती है, परमाणु। तो पहला बताया, यही चीज इन्होंने बताया कि पृथ्वी पर सबसे जो पहला विकास हुआ वो किस अवस्था में जीव थे, परमाणु अवस्था में थे। कैसे थे, परमाणु अवस्था में थे। सिद्धांत सुनिएगा, परमाणु अवस्था क्या थी, कह रहे प्रारंभिक चरण देखते जो आपने सिस्टम पढ़ा होगा, पृथ्वी आग का गोला थी। बार बार पढ़ाया जाता है कि पृथ्वी क्या थी, आग का गोला थी। तो वही बताया गया कि प्रारंभिक चरण में पृथ्वी जलती हुई गैस का गोला है या आग का गोला थी। कैसे थी, आग का गोला थी, जिसमें सभी तत्व, जितने भी तत्व थे वह किस अवस्था में थे, परमाणु अवस्था में थे। किस अवस्था में थे, परमाणु अवस्था में थे। जो अपने घनत्व मतलब होता है भार, द्रव्यमान, आयतन, ये घनत्व के रूप में उपस्थित थे। जो सभी परमाणु थे वह किसके रूप में उपस्थित थे, घनत्व, द्रव्यमान, भार के रूप में उपस्थित थे। ठीक है, अर्थात भारी परमाणु कौन से थे, उसमें से कुछ भारी रहे होंगे और कुछ क्या रहे होंगे, हल्के रहे होंगे। भारी परमाणु में मैंने बताया कि भारी जो परमाणु थे कौन से थे, जो भारी परमाणु थे उन भारी परमाणु में बताया गया जैसे लोहा था, क्या था, लोहा था, निकिल था। ये भारी परमाणु में नाम रखा गया इनको कि भारी परमाणु थे। और दूसरा हल्के परमाणु थे, दूसरा क्या थे, हल्के परमाणु थे। और हल्के परमाणु में उन्होंने बताया कि हल्के परमाणु कौन कौन से होते हैं, तो जितनी भी गैसें थी, कौन कौन सी गैसें, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, जितनी भी गैसें थी ये सब हल्के परमाणु थे। कैसे थे, हल्के परमाणु। तो इन्हीं दो तत्वों का पहले विकास हुआ इसमें, और ये सभी तत्व पृथ्वी से बाहर निकले थे। सबसे पहले कौन निकला, पृथ्वी से बाहर। तो पहले अवस्था कौन सी है, परमाणु अवस्था। पृथ्वी सुबह पहले किस अवस्था में थी, आग का गोला, गैस का गोला थी। इस गैस के गोला में 2 प्रकार के तत्वों का जन्म हुआ, 2 प्रकार के परमाणु का जन्म हुआ। कौन कौन से, एक भारी परमाणु, एग्जाम्पल में क्या लिखोगे, लोहा और निकिल। हल्के परमाणु, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन, इन सभी गैसों का निर्माण हुआ और ये सभी पृथ्वी के केंद्र से बाहर निकले थे। बात समझ आ गई, पहली अवस्था। दूसरी अवस्था होती है अणु अवस्था। दूसरी अवस्था कौन सी होती है, अणु अवस्था। दूसरी अवस्था कौन सी होती है, अणु अवस्था। अब क्या हुआ बताते हैं, प्रारंभिक चरण में तो पृथ्वी का गोला थी, लेकिन द्वितीय चरण में जैसे जैसे क्या हुआ, आग धीरे धीरे ठंडी हो गई, अर्थात ताप का क्रम जो होता हुआ धीरे धीरे कम होता चला गया। तापक्रम क्या होता चला गया, धीरे धीरे कम होता चला गया। जब तापक्रम धीरे धीरे कम होता चला गया तो कुछ तत्व जो अलग अलग हो गए थे, क्योंकि जब कोई चीज गर्म होती है, हमने पढ़ाया है, जब कोई चीज गर्म होती है तो उसके कण दूर दूर हो जाते हैं, लेकिन जब कोई चीज ठंडी होती है तो उसके कण क्या होते हैं, पास पास आते हैं। तो धीरे धीरे ठंडी पृथ्वी ठंडी होना शुरू हो गई तो यही कण जो दूर दूर थे वो क्या हो गए, पास पास हो गए, अर्थात कण आपस में मिलने शुरू हो गए। कण क्या हो गए, आपस में मिलने शुरू हो गए। बात समझ आ गई, बोलिए। अर्थात परमाणुओं का आपस में संयोग हो गया। परमाणु अभी अलग अलग थे, अब क्या हो गए, आपस में जुड़ गए, संयोग होता चला गया। और जो संयोग जुड़ गए अर्थात परमाणुओं के बाद किस अवस्था में पहुंच गई पृथ्वी, परमाणु से क्या बनते हैं, अणु। पढ़ा चुके हैं, परमाणु से किसका निर्माण होता है, अणु। कब अणु बनेंगे, जब पृथ्वी का तापक्रम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी, तो परमाणु से किसका निर्माण हो जाएगा, अणु का निर्माण हो जाएगा। बस समझ आ गई। और बताया गया वायुमंडल में जब ये अणु का निर्माण हुआ, वायुमंडल में 90% जो परमाणु थे, जो अणु बने थे, वो किस चीज के बने थे, 90% परमाणु जो बने थे वो किसके बने थे, हाइड्रोजन के। 90% परमाणु किसके बने थे, हाइड्रोजन के परमाणु ही पहले बने थे, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हाइड्रोजन जानते हैं, हाइड्रोजन का क्या पढ़ा है हम केमिस्ट्री में, हाइड्रोजन से जब भी रिएक्शन होती है तो क्या कहते हैं, हाइड्रोजन से जब भी रिएक्शन कराते हैं अपचयन, हाँ याद रखिएगा। तो अपचयन से ही क्या हुआ, अपचायक। क्या हुआ, अपचायक। देखो केमिस्ट्री की सब चीजें आ रही है ना, यहाँ वही सब चीजें केमिस्ट्री से बनी है। तो हाइड्रोजन 90% क्या थे, हाइड्रोजन थे, और हाइड्रोजन का ही क्या हुआ, बार बार
अपचायन हुआ, अपचयन अपचायक बन गया। क्या बन गया? अपचायक हो गया। अपचायक में क्या हुआ कि जल वाष्प, अमोनिया, मीथेन, तीन गैस का नाम देखिएगा। जल वाष्प मतलब जल वाष्प समझ रहे हैं ना, मतलब पानी का भाप बनना, जल वाष्प। मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला याद करो, सबसे पहला कंपाउंड मीथेन होता है, पढ़ा चुके हैं कार्बन का, CH4, CH4। हाँ ठीक है, बात समझ गई। सबसे पहले बताया गया कि जलवाष्प और मीथेन, और एक तत्व अभी हम लोग कल ही रिएक्शन पढ़े हैं, बार बार आता था, NH3। NH3 समझ रहे हैं? NH3 क्या होती है? अमोनिया। तीन गैसों का विकास हो गया, एक जलवाष्प का, मीथेन का, और तीसरा अमोनिया का। ये कब हुआ? जब गैस ठंडी होती चली गई, अर्थात दूसरी अवस्था कौन सी थी? अणुवस्था हो गई। बात समझ आ गई? बोलिए। इन्हीं, अब तीसरा आ गया भाई, परमाणु बन गए, परमाणु चार बन गया। तीसरी अवस्था कौन सी आती है? ध्यान सुनिएगा। तीसरी है कार्बनिक यौगिकों का निर्माण। तीसरी अवस्था कौन सी है? कार्बनिक यौगिकों का निर्माण। कार्बनिक यौगिकों का निर्माण। कार्बनिक यौगिक का निर्माण, कार्बनिक मतलब क्या, समझ रहे हैं ना? कार्बनिक मतलब क्या होता है? ऐसे तो जिनका निर्माण कार्बन से बना हो। याद करो केमिस्ट्री वर्ग की कार्बनिक कार्बनिक। तो कहते हैं इस समय भूमंडल पर सघन ज्वालामुखी फूट पड़े थे। सघन ज्वालामुखी क्या होते थे? फूट पड़े थे, जिससे निरंतर लावा विकसित हो रहा था। लावा के धातु तत्वों के साथ वायुमंडल की नाइट्रोजन कार्बन आज से संयोग हो चुका था, नाइट्राइड्स कार्बाइड, जिनमें भूपटी का निर्माण संभव हुआ। बात समझो, कुछ में समझिएगा, थोड़ा सा दुख समझिए। हमने कहा कि कार्बनिक तत्व का निर्माण हुआ। किसका तत्व का निर्माण हुआ? कार्बनिक। पहले परमाणु बना, फिर क्या बना? अणु बना। अणु के बाद किसका बना? कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हुआ। कार्बनिक यौगिकों में जब पृथ्वी, कहते हैं ना, ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, तो ज्वालामुखी से जो आग निकलती है, ज्वालामुखी से जो आग निकलती है उसे क्या कहते हैं? लावा। क्या कहते हैं इसको? लावा। इस लावा में क्या क्या चीजें निकली? तो लावा में से बताया गया, इस लावा में से नाइट्रोजन निकला था। क्या निकला था? नाइट्रोजन। और क्या निकला? कार्बन। नाइट्रोजन जब बाहर निकला, बाहर वायु से मिला, तो ये बन गया नाइट्राइड। क्या बन गया? नाइट्राइड। कार्बन बाहर निकला, बन गया कार्बाइड्स। कार्बाइड्स का निर्माण हो गया। और जब ये कार्बाइड्स का हुआ, तो पृथ्वी से जो लावा निकला था, यही लावा ऊपर जम गया, और जम गया तो पृथ्वी की पहली परत बनी। क्या बनी? पृथ्वी की पहली परत का निर्माण हो गया। जब ठंडी हो गई, यही पृथ्वी की पहली परत। बात समझे? बात समझे? पहली परत किसकी बनी? नाइट्राइड्स की और कार्बाइड्स की। जब वो लावा बाहर निकला, लावा में ही ये सब चीजें थी, पृथ्वी की पहली परत का निर्माण हो गया। बात समझ आ गई? ठीक है। फिर क्या कहते हैं, कभी कभी भौगोलिक दृष्टियों से देखा गया कि एक प्रकार फिर धीरे धीरे और ठंडी हो गई, इसके ऊपर परत दरत पर चढ़ते चले गए, तो इसमें क्या हुआ? धीरे धीरे छोटे छोटे जीवों का विकास होने लगा। थोड़ा क्या होने लगा? जीवों का विकास होने लगा। फिर से जीवों का विकास हुआ, फिर पेड़ पौधे उगने लगे। पहले घास फूस उगे, फिर वो उसी में खत्म हो गए तो कई वर्षों तक उसी में पड़े रहे। जब जानते कई वर्षों तक पड़े रहे, तो वो किसका काम करने लगे? किसका काम करने लगे? जीवाश्म काम करने लगे। अर्थात वहां की मृदा, मिट्टी, उर्वरा शक्ति बढ़ने लगी, और उर्वरा शक्ति बढ़ने लगी, इसी में से क्या हुआ कि बड़े बड़े पेड़ पौधों का निर्माण हुआ, और बड़े बड़े पेड़ पौधों के निर्माण के साथ साथ वहां पर किसका निर्माण होने लगा? जीव का निर्माण होगा। और यही कहलाता है जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत। बात समझ आ गई? यही है जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत। समझ आ गया? यही टॉपिक यहीं से क्लोज।